Hello friends, welcome back to my channel. This is Steffi Arora. So welcome to part 3 of MCQ. ओके तो हम MCQs कर रहे थे। थर्ड पार्ट आज मैं डिस्कस करूँगी जिसमें मैं 10 और MCQs डिस्कस करूँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ हम एग्ज़ाम से पहले जो है कवर कर लें। ठीक है, सो ये ऑसवेल का ही सैम्पल पेपर है। पार्ट ए में मैंने इसके 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। नेक्स्ट मैं पार्ट 3 में डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वुड द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल बी रिकॉर्डेड इफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। सो बेसिकली जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है तो उस टाइम पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एंड हम करंट अकाउंट में जितनी भी आईओसी सैलरी रेम्यूनरेशन हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, once forfeited shares are reissue। सो जो उसका बैलेंस है फॉरफीचर मनी का, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, जर्नल रिजर्व में, रिजर्व कैपिटल में या कैपिटल रिजर्व में। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फायर वर्क्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 10 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ 3 लाख आउट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 12 लाख। सो बेसिकली एसेट्स हैं 10 लाख की, 3 लाख की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, 12 लाख की परचेज कंसिडरेशन है, जिसमें से 2 लाख जो है बाय बिल्स पेबल जो है पे होगा और बैलेंस के हम शेयर इशू करेंगे। हमें बताना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे आएंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, 12 लाख की परचेज कंसिडरेशन है, 2 लाख का जो है हमारा बिल्स पेबल के थ्रू इशू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 10 लाख के हम शेयर्स इशू करेंगे और 10 लाख का शेयर हमने जो है 25% प्रीमियम पे इशू करना है। दैट मीन्स जो 100 रुपये का शेयर है उसको हमने 125 पे इशू करना है। तो इसको डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 8000, आप चेक कर सकते हो। और हमें सिक्योरिटी प्रीमियम बताना है। 100 का 25% होता है, दैट इज़ 25 रुपीज़। तो 8000 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगी प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए, तो ये मेरा आ जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 लाख है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसको। सी, हमारा 12 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, जिसमें से 2 लाख जो है हमने पे करने हैं एज बिल्स पेबल। मींस 10 लाख के हमने शेयर इशू करने हैं। तो जब भी हम शेयर इशू करते हैं परचेज कंसिडरेशन के केस में, हम सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट, वो अमाउंट जिसके हमने शेयर्स इशू करने हैं, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो यहाँ पे इशू प्राइस 125 है, क्योंकि 100 रुपये का शेयर 25% प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो उसको डिवाइड करके हमारे 8000 शेयर्स आ गए। तो 8000 शेयर्स पे 25 रुपीज़ अगर मैं प्रीमियम पे करूँगी तो मेरा टोटल प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेट करके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, रवि एंड गौरव आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे वांट टू एडमिट ध्रुव विद 1/4 शेयर। फॉर दिस दे रीवैल्यूएट द मेरे मशीन। उन्होंने एसेट को रीवैल्यू किया है, दैट इज़ 30,000 से 40,000 की एसेट हो चुकी है, मतलब एसेट इंक्रीज़ हुई है। तो ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन में वो बाय साइड आएगी। और क्रेडिटर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं फ्रॉम 1,10,000 टू 1 लाख। तो ये भी डिक्रीज़ हुए हैं, तो दोनों बाय साइड आएंगे। तो हमें बताना है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो रीवैल्यूएशन के केस में ये दोनों चीज़ें हमारी ये वाली साइड आएंगी, बाय साइड। तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मशीन बाय मशीन एंड बाय क्रेडिटर्स। जो है हमारी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा बाय साइड। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं, मशीनरी क्रेडिटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे। अदिति, सुकृति एंड नीति वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2-1। सो 30 जून को जो है सुकृति की डेथ हो गई एंड उस टाइम पे हमारे प्रॉफिट्स है 4,50,000 के। सो वी हैव टू कैलकुलेट कि जो सुकृति है उसका प्रॉफिट का कितना हिस्सा होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। और इसी के साथ ये भी लिखा है कि प्रॉफिट जो है हमने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लेने हैं, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट जो है वही हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस साल प्रॉफिट
होता है। तो अगर आपने टेक्निकली इसको समझ के किया है तो दैट इज़ गुड। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी प्रॉफिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय जो पर्सन का शेयर है, जो इस केस में है 2/5, मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ्स वो पर्सन जिंदा रहा, दैट इज़ 3 मंथ्स, क्योंकि 30 जून को डेथ हुई है, दैट इज़ 3/12। ओके, तो प्रॉफिट्स हैं हमारे यहाँ पे 4,50,000 के, ठीक है, 4,50,000, ठीक है। इस सारे को अगर आप सॉल्व करोगे, इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है वो आ जाता है 45,000 का। आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हो, इसकी सारी कटिंग एंड ऑल करके, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 45,000 का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आई थिंक 1,80,000 और 3/12 करेंगे 45 हमारा आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ Pawan, a partner, was appointed to look after the process of firm's dissolution, for which he allowed, उसको remuneration जो है 75,000 की मिलेगी dissolution का प्रोसेस करने के लिए, और पवन हैज़ एग्री टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस। ओके, एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं 60 के। सो वी हैव टू टेल कि पवन की कैपिटल जो है अकाउंट वो कितने के साथ क्रेडिट होगा। ऑब्वियसली अभी देखो, मैंने किसी पर्सन को 75,000 रुपीज़ जो है सैलरी दे दी कि तूने ये पूरा काम करना है। एक्चुअल में उसका चाहे 5,000 का खर्चा आए चाहे 10,000 का आए, मैंने तो उसको 75,000 ही देने हैं ना। तो इस केस में पवन का जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा वो 75 से ही होगा, इर्रिस्पेक्टिव कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यहाँ पे हमें बताना है, वेट अ सेकेंड, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ABC, उस टाइम पे हमारे क्रेडिटर्स थे 50,000 के। तो डिसोल्यूशन के टाइम 50,000 के क्रेडिटर्स पड़े थे। तो उस टाइम हमने 50% ऑफ द क्रेडिटर्स जो हैं वो पे किए हैं बाय एक्सेप्टिंग मशीन, ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000। तो इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरी क्रेडिटर सेट ऑफ होगा या मेरी लाइबिलिटी सेट ऑफ होगी किसी भी एसेट के साथ, तो देयर विल बी नो एंट्री। तो इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ये हमें याद रखना है। बट आगे बढ़ते हैं। बट जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं, रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने रह गए, 50,000 का हाफ ऑफ हो गया 25 की तो नो एंट्री आएगी, कुछ नहीं होगा। बाकी हमारे पास 25 रह गए। उस 25 को 20% लेस अमाउंट पे हमने जो है पे ऑफ किया है। दैट मीन्स 25,000 का हमने यहाँ पे निकालना है 20%। सो 20% इसका आ जाएगा 5,000, मतलब 5,000 कम पे किया है। सो 20,000 पे हमने सेट ऑफ किया, हमने लाइबिलिटी क्रेडिटर्स को 20,000 पे किया है जो आधी पेमेंट की है। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी 20,000। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कौन सा टूल होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, सारे ही हैं ये, कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो, सारे ही हम यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड और सब हेड कॉल इन एडवांस हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉल इन एडवांस हम रिकॉर्ड करते हैं करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। शेयर रिजर्व ये सब तो सब अलग चीज़ें हैं, ये सारा शेयर होल्डर फंड में आता है, करंट लाइबिलिटी ही सबसे अलग है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट हमें बताना है प्रॉफिट एंड लॉस, हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। दैट मीन्स 20 लाख में से हम माइनस करेंगे 8 लाख, आ गया 12 लाख। फिर अगेन ये हो गया 20 + 5 हो गया 25, 25 और 25 हो गया 50,000। सो 8,50,000 हम जो है माइनस करेंगे 20 लाख में से, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके। रेवेन्यू है 20 लाख का और एक्सपेंसेस हैं हमारे 8,50,000 के। तो इसको अगर मैं माइनस करूं, 8,50,000 है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो इनको माइनस करके क्या आ जाएगा, 11,50,000। करेक्ट, आप चेक कर सकते हो। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट है,
इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर डाउटफुल डेट की प्रोविजन बढ़ती है, दैट इज करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ती है, सो इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में लिखते हैं, यस ये एड बैक होता है, राइट। और डिविडेंड रिसीव क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? नो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन इन अंडर विच हेड? तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे शो होता है, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, कई इसको ऑपरेटिंग में लिख देते हैं क्योंकि करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। नो, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये फाइनेंसिंग का काम है, फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। ये कुछ ऐसे ही एमसीक्यू आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, तो ऐसे आपको पहले से ही प्रिपेयर करके चलने हैं, इसीलिए मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ, कंसेप्ट भी रिवाइज होंगे, सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट, while preparing cash flow statement which of the following transaction will affect कैश फ्लो इन्वेस्टिंग? सो इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है? लॉस, नो, लॉस तो इन्वेस्ट उसमें आता है हमारा ऑपरेटिंग में। गुडविल परचेज, यस गुडविल परचेज हमारी इन्वेस्टिंग में आती है, और गुडविल राइट ऑफ जो है वो आती है हमारी ऑपरेटिंग में, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग परचेज बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज परचेज कंसिडरेशन, नो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। इशू ऑफ बोनस शेयर, ये भी फाइनेंसिंग है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना ये बिल्डिंग परचेज के साथ। गुडविल परचेज डायरेक्ट आंखें बंद करके सही ऑप्शन है हमारा, जो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि हम इस पे पैसा लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है दैट इज़ कवर अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप एमसीक्यूज़ अच्छे लग रहे होंगे, मैं ट्राई कर रही हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम अलग से अलग एमसीक्यूज़ आपको करवाऊँ, सो दैट आपके जो हैं कंसेप्ट भी रिवाइज हों, एग्ज़ाम अच्छा जाए। और एमसीक्यू तो बिल्कुल भी आप गलत मत करके आना, ठीक है। फ्री के मार्क्स हैं, एक टिक एक ऑप्शन एक मार्क्स, ओके। तो ऐसे ही कुछ और मैं लेके आती रहूँगी आपके एग्ज़ाम तक। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।